नमस्कार, जी बिजनेस पर बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ताबिश हुसैन और सबसे पहले बात आज की एक बड़ी खबर के बारे में। बीजेपी नेता और मशहूर कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को ऐसी राजनीतिक बाउंड्री लगाई जो 2017 के पंजाब चुनाव के लिए गेम चेंजर हो सकती है। सिद्धू ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसी 22 अप्रैल को मोदी सरकार ने उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था। इसी इस्तीफे पर सिद्धू की ओर से उनके दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है, मैंने प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर पंजाब की बेहतरी के लिए राज्यसभा का नामांकन स्वीकार किया था, लेकिन पंजाब के लिए हर दरवाजा बंद होने से वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू का अगला ठिकाना आम आदमी पार्टी है, जहां वो पंजाब के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं। एएपी ने सिद्धू के राज्यसभा से इस्तीफे के फैसले को साहसिक बताया है। नवजोत सिंह सिद्धू जी के इस साहसिक कदम का, इस बहादुरी के फैसले का स्वागत करता हूं। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू जी और उनकी पत्नी अकाली दल के भ्रष्टाचार के खिलाफ, ड्रग माफियाओं के खिलाफ, किसानों की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और मुझे लगता है कि एक बेहतर पंजाब बनाने के लिए, एक खुशहाल पंजाब बनाने के लिए, देश का नंबर 1 का पंजाब बनाने के लिए आज अच्छी शक्तियां एकजुट हो रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू 2014 लोकसभा चुनाव के वक्त से ही बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें अमृतसर सीट अरुण जेटली के लिए छोड़नी पड़ी थी। इस नाराजगी के बीच सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने भी बीते 1 अप्रैल को बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान किया था, लेकिन तब बीजेपी सिद्धू और उनकी पत्नी दोनों को पार्टी के साथ रखने में कामयाब हुई थी। नुकसान नहीं होता राजनीतिक में, पार्टियों में ऐसा कुछ नहीं होता और वो अभी भाजपा छोड़ के गए, इसको अधिकारित सूचना भी नहीं है हमारे पास, मगर उन्होंने रिजाइन दिया। ये उनका अपना निजी व्यक्तिगत राय है और आजाद देश में कोई भी व्यक्ति अपना जो डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह आजाद है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं, लेकिन अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो बीजेपी के गढ़ में अरविंद केजरीवाल की बड़ी सेंध साबित हो सकते हैं। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विवाद एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। प्रायश्चित के नाम पर केजरीवाल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेवादार बनकर बर्तन धोए, लेकिन लाइट, कैमरा और एक्शन के बीच केजरीवाल की सेवा की पोल खुल गई। अरविंद केजरीवाल हरमंदिर साहिब में सेवादार बन जूठे बर्तनों की सफाई करने गए थे, लेकिन तस्वीरों ने मन के भावों की पोल खोल दी। स्वर्ण मंदिर में सेवा करके गलती का पश्चाताप करने वाली जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल ने वाकई पश्चाताप किया या फिर सेवा के नाम पर पब्लिसिटी ड्रामा किया। गुरु के घर में आप बिल्कुल बहुत नीचे होके जाके उधर जूतों की सेवा करके, जूठे बर्तनों की सेवा करके अपने किसी गलती का पश्चाताप करते हैं। जूठे बर्तन तो इन्होंने क्या उठाना, साफ सुथरे बर्तन को धो के आ रहे हैं। मैं कहती हूँ लानत है ऐसे झूठे आदमी पे। अरविंद केजरीवाल सुबह 3 बजे स्वर्ण मंदिर पहुंचे, लेकिन पूरे लाव लश्कर और कैमरे के साथ। केजरीवाल सीधे लंगर में गए और झूठी थालियां धोने लगे, लेकिन तस्वीरों ने सच दिखा दिया। केजरीवाल ने जिन बर्तनों को साफ किया वो पहले से ही साफ थे। बीजेपी का कहना है कि मंदिर श्रद्धा के लिए होता है, ड्रामा करने के लिए नहीं। दुष्प्रचार करके कि हमने धोए हुए बर्तनों को पुनः धोकर हमने अपना मन साफ कर लिया है, तो इससे उसकी कलुषता जाती नहीं है। ईश्वर की सेवा करने के लिए मन का साफ होना जरूरी होता है। बीजेपी सांसद महेश गिरी का कहना है कि केजरीवाल ने हरमंदिर साहिब का अपमान किया है। गुरुद्वारा साहिब जो है कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि बिना भाव के ऐसे करना ये दुनिया को दिखाने के लिए सेवा होती है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केजरीवाल के पास में खड़ा व्यक्ति धुली धुलाई प्लेटें और चम्मचे दे रहा है और वो उन्हें एक बार पानी में डुबाकर एक बार हाथ घुमाकर ऊपर ट्रे में रखते जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि केजरीवाल का मन ही काला है। अरविंद केजरीवाल अलग अलग नाटक कर पंजाब के लोगों को उनका मन बहलाना चाहते हैं। अब 6 महीने आप उनको बर्दाश्त कर लो, फिर देखिएगा। सेवा भाव में भी अरविंद केजरीवाल का सियासी शॉर्टकट लोगों को रास नहीं आ रहा है। हालांकि उनकी पार्टी इस सियासी स्टंट का बचाव कर रही है। ये सेवा भावना पर शक कर रहे हैं। ये इनको पाप लगे इस बात का। हमारी सेवा भावना पर शक न करें। अरविंद केजरीवाल एक सेवक के तौर पर वहां पे आए थे। अगले साल पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और सिख वोटर्स की नाराजगी से बचने के लिए केजरीवाल सेवादार बनकर गए थे। अब देखना यह है कि केजरीवाल इस पर क्या सफाई देते हैं। दिल्ली से रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज से संसद में मॉनसून सेशन शुरू हुआ और जैसे कि उम्मीद थी, कांग्रेस ने आज राज्यसभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर मुद्दे पर बहस की शुरुआत की। प्रदर्शन के दौरान लोगों के घायल होने का मुद्दा उठाया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मामले पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की नसीहत दी। सेना और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को सही ठहराया। क्या हम बच्चों, बूढ़ों और आम जनता को उसी तरह से ट्रीट करें जिस तरह से मिलिटेंट्स को ट्रीट करें? आम जनता के साथ इस तरह का स्वभाव हो, सलूक हो, मुझे माफ कीजिए, हम उसमें शामिल नहीं होना चाहेंगे आपके साथ। केवल कांग्रेस और बीजेपी या हमारी भीतरी राजनीति का नहीं है। आज हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि एक आवाज में हम लोग बोलें, वहां शांति आए, वहां आम आदमी को तकलीफ ना हो। इससे पहले पीएम मोदी ने कैबिनेट में शामिल किए गए नए मंत्रियों का संसद के दोनों सदनों में परिचय कराया। दलपत सिंह परास्ते को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा में कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हो गई। संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने मौजूदा सत्र में जीएसटी समेत 16 बिल पास कराने का प्रस्ताव रखा है। मौजूदा सत्र के दौरान सरकार 3 अध्यादेशों की जगह लेने के लिए बिल पास कराने की कोशिश करेगी। लोकसभा और राज्यसभा में 56 बिल लटके हैं। 11 बिल लोकसभा में और 45 बिल राज्यसभा में पेंडिंग हैं। कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में जारी हिंसा के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि नाम पाकिस्तान है लेकिन काम बेहद ही नापाक। राज्यसभा में कश्मीर के हालात पर बहस के दौरान राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। भारत के आंतरिक मामलों में दखल का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने साफ किया कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्ती हो रही है और आगे भी होगी। कहने को तो नाम पाकिस्तान है, लेकिन हरकतें उसकी हर नापाक हैं। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मिलिटेंट के साथ सख्ती होगी, हो रही है और होगी। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जनता के साथ सिंपैथी होनी चाहिए। उधर कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी की मौत के 10वें दिन भी तनाव बरकरार है। सीआरपी और जम्मू कश्मीर पुलिस की कोशिश है कि हालात को जल्द से जल्द सामान्य बनाया जाए और यही वजह है कि आज जो शहर के अंदर है कुछ ढिलाई दी गई है ताकि जो लोग हैं वो आराम से आ जा सके। कश्मीर में बुरहान वानी की मौत के बाद हिंसा की 566 घटनाएं सामने आई हैं। प्रदर्शन के दौरान 25 संपत्तियों को आग लगा दी गई। 49 को भारी नुकसान पहुंचा है। हिंसा की वजह से अब तक 33 स्थानीय लोगों की मौत हुई है। प्रदर्शन के दौरान 1948 लोग घायल हुए, जिसमें से 1744 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। हिंसा के दौरान 1671 जवान घायल हुए हैं। 1 जवान शहीद हुआ है। क्रिकेट के इतिहास में आज का दिन जरूर याद किया जाएगा। क्रिकेट के खेल को खिलवाड़ से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई में व्यापक बदलाव के लिए बनाई गई जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में समिति की सिफारिशों को ज्यादातर सहमति उस पर जता दी है। देखिए रिपोर्ट। अब क्रिकेट से छटेंगे भ्रष्टाचार के बादल। अब बदल जाएगी क्रिकेट की राजनीति। अब भ्रष्ट अफसरों, नेताओं से बीसीसीआई को आजादी।
आज बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भविष्य में भारतीय क्रिकेट की तस्वीर कैसी होगी काफी हद तक साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में सुधार के लिए लोढ़ा कमेटी की ज्यादातर सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। हमारे 1 साल की मेहनत रंग लेकर आई है। क्रिकेट फैन बहुत खुश होंगे, गेम भी बहुत अच्छा रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी बेहतर होगा। सो गेम के लिए शर्तिया बेहतर दिन है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ दायर बीसीसीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार दोपहर अंतिम फैसला सुना दिया है। जस्टिस लोढ़ा कमेटी की ओर से बीसीसीआई में सुधारों को लेकर जो सिफारिशें की गई हैं, उनमें से कई बीसीसीआई को मंजूर नहीं थी, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी। जो भी रिकमेंडेशंस हैं उसमें लोढ़ा कमेटी की जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, अगर हाई एपेक्स कोर्ट ने कुछ कहा है तो हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उस पर विचार विमर्श पूरी तरह से करेंगे बैठ के अगली मीटिंग में। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की जिन सिफारिशों को मंजूर किया है, हम आपको बताते हैं। अब मंत्री या नौकरशाह नहीं बन सकेंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष। 70 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति बीसीसीआई का सदस्य नहीं होगा। बीसीसीआई के चुनाव में हर राज्य का 1-1 वोट होगा। महाराष्ट्र के 3 क्रिकेट एसोसिएशन रोटेशन के तहत वोट करेंगे। विज्ञापन पॉलिसी में सुधार का जिम्मा बीसीसीआई का होगा। साथ ही बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने का फैसला संसद का होगा। सट्टेबाजी से जुड़े मामलों का फैसला संसद पर छोड़ा गया है। 6 महीने के अंदर इन सिफारिशों को लागू करना होगा। गवर्निंग काउंसिल में सीएजी का एक सदस्य शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट में कई मुद्दों को लेकर बहस थी। बीसीसीआई ने 1 स्टेट 1 वोट पॉलिसी का विरोध किया था। इसके पीछे वजह बताई गई है कि समय के साथ अलग अलग राज्यों में कई एसोसिएशन बन गए हैं। अगर 1 वोट का नियम लागू किया जाएगा तो बाकी एसोसिएशन के साथ अन्याय होगा। यानी क्रिकेट के खेल के भीतर हो रहा खेल अब ना सिर्फ क्लीन बोल्ड होगा, बल्कि उसके स्टेडियम में एंट्री पर भी रोक लग जाएगी। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ महेश गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। बाढ़ और बारिश से कितने बेबस हैं हम क्यों कह रहे हैं? इसकी 1-2 नहीं कई वजह है। बारिश के मौसम में जल भराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार मानसून से पहले बारिश से निपटने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन नतीजा हर बार सिफर ही रहता है। बात चाहे देश की राजधानी की हो या फिर राजस्थान के किसी जिले की या फिर उत्तराखंड की। देखिए रिपोर्ट। सड़क है या तालाब, दिल्ली की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। देश की राजधानी की है ये तस्वीर। भगवान भरोसे ही पानी से भरी सड़कों पर निकलिएगा। गाड़ी खराब हो जाए तो भगवान ही मालिक है। इस बाइक सवार को देखिए, बाइक का पहिया कहाँ है अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन समंदर बन चुकी इस सड़क से बाइक को निकालने में पूरी ताकत लगानी पड़ी। गाड़ी भी खराब हो जा रही है, आपको अपने कपड़े खराब करने पड़ रहे हैं। ये बहुत ही एक अव्यवस्था का विषय है। विकट स्थिति है कि दिल्ली में, जो कि हमारी भारत की राजधानी है, एक छोटी सी बारिश के बाद आज हमारी स्थिति हो गई है कि हम किसी भी काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। दिल्ली सरकार को कोसें या फिर अपनी किस्मत को दोष दें, बारिश और जाम का दिल्ली में बड़ा ही करीबी रिश्ता है। थोड़ी सी बारिश में दिल्ली ऐसे ही ठहर जाती है। दिल्ली पर यह मुसीबत अभी आसमान से ही बरसी है, लेकिन हरियाणा की ओर से आने वाली मुसीबत और कहर बरपा सकती है। हथिनी कुंड से पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने जिस तरह से प्रेडिक्शन किया है कि आज और कल जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, और अगर हरियाणा पंजाब के इलाकों में बारिश होती है और हथनी कुंड बैराज से पानी अधिक मात्रा में छोड़ा जाता है, तब यहाँ पर समस्या बढ़ सकती है और तब ये जो जलस्तर है ये बढ़ सकता है। राजस्थान के सीकर से आया एक वीडियो देश में मॉनसून की वजह से मचे जल कहर की नजीर पेश कर रहा है। यात्रियों से भरी एक बस अंडरपास के बीच फंस गई। बस की छत से अंडरपास तक सीढ़ी लगाकर लोगों को वहां से निकाला गया। बेहिसाब बारिश से अब आधे से ज्यादा हिंदुस्तान बेहाल हो रहा है। सबसे बुरा हाल उत्तराखंड का है। राज्य में करीब करीब सभी नदियां उफान पर हैं।
पिछले करीब 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में और बारिश की चेतावनी जारी की है। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच फरासू और सिरोबगढ़ में लैंडस्लाइड से हाईवे जाम हो गया है। बारिश की वजह से पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। भूस्खलन से हाईवे को खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन का कहना है कि हाईवे के करीब बने प्राचीन हनुमान मंदिर को भी कहीं और विस्थापित करना पड़ सकता है। मंदिर को राष्ट्रीय राजमार्ग को खतरा उत्पन्न हो गया, तो राष्ट्रीय NH द्वारा अपने स्तर से कार्रवाई की जा रही है NH को बचाने के लिए। और चूंकि मंदिर को भी खतरा उत्पन्न हो गया है, इसको हटाने के लिए अब में सहमति बन गई है कि मंदिर को यहाँ से शिफ्ट किया जाए अन्यत्र जगह पर। उत्तराखंड में नदियों के किनारे और संवेदनशील बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हुई है। केदारनाथ हाईवे अभी भी कई जगहों पर बंद है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का वाटर लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के श्रीनगर से कपिल पवार के साथ रूपी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। देश के ज्यादातर किसान परेशान हैं। एक तरफ मौसम की मार से फसल का उत्पादन कम हो रहा है, दूसरी तरफ किसानों को फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता। नतीजा ये हो रहा है कि हर साल देश के हजारों किसान खुदकुशी करने को मजबूर हो रहे हैं। किसान खेती छोड़कर दूसरे पेशों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे किसानों के लिए खुशहाली का फॉर्मूला लेकर आया है रायबरेली का एक किसान। क्या है ये खुशहाली का फॉर्मूला और कैसे इस किसान ने देश के करोड़ों किसानों के लिए खुद को माला माल बना सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला पेश किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मॉनसून की मेहरबानी से देश भर के किसान खरीफ की फसल बोने में लगे हैं। हर किसान इस उम्मीद में कि इस बार अच्छी बारिश की वजह से पैदावार भी अच्छी होगी। लेकिन यूपी के रायबरेली जिले के दाऊदपुर गदई गांव की तस्वीर ही कुछ अलग है। यहाँ के एक किसान फसल बोने के बदले उसकी कटाई में लगे हैं। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? दरअसल संतोष मौर्य नाम के इस किसान ने मार्च के महीने में ही धान की फसल अपने खेत में लगा ली थी। करीब 4 महीने के बाद इनकी फसल तैयार हो गई है। ऐसा धान हुआ है कि हमने अक्टूबर और नवंबर माह में ऐसा धान कभी नहीं हुआ है और इसी खेत में दोबारा बेड़ तैयार है। उसको 20 जुलाई तक इसमें दोबारा रोपाई करके इसमें जो है खेती दोबारा फिर धान की पैदावार करेंगे। ऐसा नहीं है कि संतोष मानसून का फायदा नहीं उठाएंगे। कुछ दिन बाद एक बार फिर इन्होंने फसल की बुआई के लिए भी तैयारी कर ली है। यानी एक सीजन में एक ही फसल के बदले 2 फसल का उत्पादन। आगे यही कोशिश करेंगी कि हमारी तरह हर किसान जो है अगर इसी तरह प्रयास करता रहेगा तो वो कभी भूखा नहीं मरेगा और अच्छे से अच्छा उसका आमदनी का स्रोत बना रहेगा। संतोष न सिर्फ किसान है बल्कि अपने गांव के प्रधान भी हैं। दरअसल संतोष ने धान की 2266 किस्म की बुआई अपने खेत में की थी। धान की इस किस्म की खेती के लिए पानी की कम जरूरत पड़ती है। सूखे से जूझ रहे रायबरेली जिले के किसानों के लिए ये वरदान की तरह था। अच्छा पैदावार हुआ है। हमने 5 बिस्वा लगाया था, 5 बिस्वा में 5 कुंटल पैदावार हुआ हमारा धान। बहुत अच्छी खेती रही और इसी तरह लोग देख देख के अगर खेती करते रहे तो ये आत्महत्या करने पर लोग मजबूर हो जाते हैं किसान भाई, ये बंद हो जाएगा। देश के करीब 10 करोड़ लोगों के लिए खेती मुख्य पेशा है, लेकिन खेती में हो रहे घाटे की वजह से हर साल हजारों किसान खुदकुशी करते हैं। सिर्फ 2014 में 5,650 किसानों ने खुदकुशी कर ली। देश के किसानों की औसत सालाना आय महज 77,112 रुपए है। यानी किसान की मासिक आय महज 6500 रुपए के करीब है। ऐसे में देश भर के किसानों को संतोष मौर्य से सीखना चाहिए। अगर देश भर के किसान इस तरह एक सीजन में 2-2 फसल उगाएंगे तो न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि देश को अनाजों का आयात भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा होने से वाकई किसानों के और देश के अच्छे दिन आ जाएंगे। रोहित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रायबरेली। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पुराने डीजल वाहनों को लेकर अब बड़ा फैसला दे दिया है। एनजीटी के फैसले के बाद 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों का डी रजिस्ट्रेशन होगा।
इसका सीधा मतलब है कि सड़कों से 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन हटेंगे। ये फैसला तुरंत लागू होगा। दिल्ली में एनजीटी के आदेश के बाद 10 साल पुरानी गाड़ियां सड़कों से हटाने का आदेश मिला है, जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली इसके लिए तैयार है? वाहनों की जानकारी ट्रैफिक पुलिस को दे। एनजीटी की ओर से आरटीओ को निर्देश दिया गया है कि ऐसे वाहनों की जानकारी ट्रैफिक पुलिस को दे और पुलिस कार्रवाई करे। इसके साथ ही दिल्ली में स्कूल और हॉस्पिटल को नो हॉकिंग जोन के रूप में चिन्हित किया जाए या नहीं, इस पर भी एनजीटी ने जवाब मांगा है। डी रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी आती है तो ये जो गाड़ियों के यूजर्स हैं उनके लिए एक अनफेयर प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि उन्होंने जब गाड़ियां खरीदी थी तो उस समय इस तरह के कोई रेगुलेशन नहीं था, और उन्होंने जब गाड़ियां खरीदी तो उस टाइम के जो भी नियम थे उसके ऊपर ये गाड़ियां खड़ी उतरती थी। बाहर से कोई हॉर्न नहीं लगाए जाएंगे। एनजीटी ने इसी के साथ आदेश दिया है कि वाहनों में बाहर से कोई हॉर्न नहीं लगाए जाएंगे। 2 पहिया वाहन पर भी यह नियम लागू होगा। एनजीटी के इन सख्त निर्देशों के बाद अब ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। ये जो डिसीजन है, ये जो है टुवर्ड्स द विजन ऑफ क्लीनर एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट, इसको उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए, ना कि जो है इसको जो है गाड़ियों की बिक्री के साथ देखा जाए। ये एक लार्जर पिक्चर है, ये बिगर पिक्चर है और ये बिगर विजन है। इसको उस पर्सपेक्टिव में देखें तो बेहतर हो। महंगे डीजल वाहनों पर समस्या क्या? एनजीटी ने यह भी पूछा है कि जब डीजल वाहन पेट्रोल वाहन की तुलना में महंगे हैं तो आखिर इन पर रोक लगाने में परेशानी क्या है? गौरतलब है कि डीजल वाहनों पर पहले से ही तलवार लटक रही थी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर काफी चिंता जताई जा चुकी है। माननीय एनजीटी ने एक अहम फैसला दिया है। फैसला एक पुराने ऑर्डर जो 2014 में पास गई थी कि डीजल गाड़ियां 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां में बैन होना चाहिए, वही फैसला है। बट इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी सरकार को भी और पुलिस को भी। तो इसलिए माननीय एनजीटी ने ये डायरेक्शन दिया है कि 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन है आरटीओ के पास होता है वो रद्द कर दिया जाए। रद्द करने के बाद वो जो लिस्ट है वो पुलिस को दिया जाए और पुलिस उन गाड़ियों को इम्पाउंड कर सके और एक्शन ले सके एनजीटी के ऑर्डर के कंप्लायंस में। 10 साल वाली जो पुरानी जो गाड़ियां हैं उसमें जो एनजीटी के आदेश थे उसके तहत आज दिल्ली सरकार को आदेश दिए गए हैं कि आप उस आदेश का कंप्लायंस कीजिए। लेकिन साथ साथ जो केंद्र सरकार की तरफ से जो पहले एप्लीकेशन लगाई गई थी कि 10 साल पुरानी गाड़ियों से प्रदूषण नहीं होता, उस एप्लीकेशन पे एनजीटी ने अभी दरवाजे खुले रखे हैं और उस पर दोबारा से डिस्कशन होगा, दोबारा से उस पर आर्गूमेंट दिए जाएंगे और जो भी रिपोर्ट्स हैं उन सारे रिपोर्ट और उन सारे डॉक्यूमेंट के आलोक में और उन सारे दस्तावेज के आधार पर एनजीटी उस पर व्यापक आदेश करेगी। एकाएक ये ऑर्डर आने से केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा था, लेकिन दिल्ली सरकार अपना पक्ष पूरी तरह से रख नहीं पाई और इसके अंदर कई लोग तो ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं और हो जाएंगे। और अब जो ये आखिरी उम्मीद थी इसके साथ तो बिल्कुल ही उनके हम आज विचार कर रहे हैं, अभी अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाएंगे और हम किसी काउंसलर से भी संपर्क में हैं। क्या था एनजीटी का फैसला? इससे पहले एनजीटी ने पिछले साल एक आदेश में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाई थी, लेकिन बाद में अपने इस फैसले पर रोक लगा दी थी और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था कि वो नई गाड़ियों को खरीदने वालों को क्या इंसेंटिव देगी। केंद्र सरकार भी नई गाड़ी खरीदने के लिए इंसेंटिव देने की बात कह रही थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली सरकार कोई भी जवाब देने में नाकामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो इसी के साथ आज की बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।